जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 9 अकाउंटिंग फॉर मटेरियल स्टार्ट करने वाला हूं एंड आई हैव डिलीवर्ड 8 लेक्चर्स। बेटे, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में अलग अलग लर्निंग आउटकम्स, देयर आर 8 to 9 लर्निंग आउटकम्स। मैंने एक एक लर्निंग आउटकम को अलग अलग सेपरेट सेपरेट लेक्चर में रिकॉर्ड किया कि आपको लॉजिकली सारी बातें समझ आ जाए। मैं चाहता हूं कि आज का ये जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है कंसेप्चुअली, है ना। तो आप ऊपर हेडिंग लिखें ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, और फिर लिखें चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, और उसके नीचे लिखें लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 9। एंड आई विल बी डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ टेस्ट योरसेल्फ एज वेल एज एक नया कंसेप्ट कि अकाउंट्स में मटेरियल को आप कैसे, उसके इन्वेंट्री अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। बस आज बेटे यही बातें, और हमारा मटेरियल, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल का कंसेप्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपने इतनी बातें मेरी मानी है, लेक्चर 1 में, चैप्टर 1 में 9 लेक्चर्स, चैप्टर 2 में आपने 13 लेक्चर्स, अब चैप्टर 3 में 9-10 लेक्चर्स। मुझे मालूम है कि आज भी आप मेरी बात को मानेंगे और पूरा नोट करेंगे, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आज रजिस्टर तो ओपन करना ही है, कैप्लन का मटेरियल भी अपने सामने रखिए, और बेटे ये कैलकुलेटर भी अपने पास रखेंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए जी, हम इन बातों के साथ एक बात और कह दें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मेरे मेरे ये थॉट्स हैं जी कि अगर आप तेज नहीं भाग सकते कोई बात नहीं, आपसे तेज भागा नहीं जाता कोई बात नहीं, बट द पॉइंट इज, आपने, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टॉर्टाइज एंड रैबिट स्टोरी, यू हैव टू मूव स्लोली बट यू हैव टू मूव स्टेडली, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली। अगर आप कोई भी काम लगातार करते रहते हैं तो आपको उसमें सक्सेस मिलती ही है। आप मेरा एग्जांपल देख लीजिए, मैं पहले इंडियन कोर्सेज कराता था, अचानक कोविड से पहले ही मैंने सब कुछ वैसे बदल ही दिए थे, कोविड से पहले ही। लेकिन द पॉइंट इज, फिर एकदम यू टर्न आया मेरी लाइफ में, और फिर मैंने धीरे धीरे एसीसीए, सीएमए यूएसए, सीपीओ यूएसए, सीएफए यूएसए सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। और बेटे आज 30+ कंट्रीज में सेल कर रहे हैं और फुल एनर्जी के साथ करा रहा हूं। आइए जी, इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आज भी आप कमर सीधी करके, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, मोबाइल फोन ऑफ, पानी की बोतल साथ में, मेरी बात को सुनेंगे। आज हम बेटे, एक तो मैंने इलस्ट्रेशन 6 करानी है, बिकॉज इन द लास्ट लेक्चर नंबर 8 मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बातें बताई थी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बातें हमने कुछ की, लास्ट इन फर्स्ट आउट की बातें हमने की, वेटेड एवरेज की बातें की। मैं आज कैप्लन से भी आपको इलस्ट्रेशंस कराऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे करना है। तो बेटे, मैं इलस्ट्रेशन 6 करूंगा, 7 करूंगा, 8 करूंगा, 9 करूंगा, और फिर टेस्ट योरसेल्फ 9th 10th 11th 12th करूंगा। इसका मतलब आज हम 7-8 क्वेश्चन ये वाले करने वाले हैं। मुझे मालूम है कि शायद आपने ट्राई भी किए होंगे, कुछ आपसे हो भी गए होंगे, बट फिर भी एंड उसके बाद मुझे आज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है कि एक मटेरियल की इन्वेंट्री का अकाउंट कैसे बनता है, हाउ वी प्रिपेयर अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, हाउ वी डू अकाउंटिंग, बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। तो आज हम ये भी चेक करेंगे कि कॉस्ट अकाउंट्स में अगर हम मटेरियल का अकाउंट प्रिपेयर करें, स्टोर लेजर वाले तो स्टोर लेजर अकाउंट बना ही रहे, बट द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, दे विल प्रिपेयर अ सेपरेट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, सो दैट जो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस आ रहा है और वो स्टोर लेजर में आ रहा है या नहीं आ रहा, सो दैट दे कैन बी, हैज टू बी इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक। तो मेरे को बस आज दो ही बातें बतानी है। मैं आ गया जी इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। मैं चाहता हूं कि आप सभी अच्छे बच्चे बने और मेरी बात को ध्यान से सुने, और अच्छी तरह से जो जो मैं आज कह रहा हूं उसको अटेंड करें, और फिर आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें। आइए जी, आइए दोस्त। तो ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6, देखिए जी आपके सामने, कैप्लन आ भी चुकी। M Limited had the following material transactions during first week in March. ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ये देखिए ये ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये तारीख दी है, तारीख पे तारीख ये क्वांटिटी गिवन है, और ये यूनिट कॉस्ट गिवन है। आराम से ओपनिंग बैलेंस, फिर रिसिट्स हैं, फिर इश्यूज हैं, उसकी डेट अलग अलग है ना, फिर इसकी रिसिट्स हैं, फिर इश्यूज हैं,
1 मार्च जब महीना स्टार्ट हुआ तो पहली तारीख थी, नया सवेरा, नई दुल्हन, नया फर्स्ट लव। ओपनिंग बैलेंस 10 यूनिट का था जो $2 के हिसाब से आ रहा था। फिर आपको लगा कि सामान और खरीदना, रीऑर्डर लेवल पे आपने रिसीट्स की, 2 मार्च में 70 यूनिट परचेज किए, $2.20 का रेट हो चुका था। मतलब स्टोर्स डिपार्टमेंट ने सप्लायर से रिसीव किया। अच्छा, फिर स्टोर्स डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया 4 मार्च को, 3 मार्च को 40 यूनिट्स। अच्छा, 40 यूनिट्स में इशू कैसे करेंगे? आई विल बी फॉलोइंग ईदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। यही बात तो बताने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं, इसलिए इशू के आगे देखिए प्राइस मेंशन नहीं है। ठीक है सर। फिर उसके बाद फिर 4 तारीख को 4 मार्च को फिर आपने रिसीव किया, फिर रिसीव किया, और फिर 5 मार्च को फिर इशू किया $50, 50 क्वांटिटी, 670 क्वांटिटी। और आपने बेटे फिर सामान महंगा हो गया, इन्फ्लेशन होती जा रही है। पहले ओपनिंग बैलेंस था $2 पर यूनिट का, फिर आपने जब परचेज किया तो $2.20 पर यूनिट का था, अब हो गया ये $2.30। ओके, वो कह रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस का राउंड ऑफ कर दीजिए और आपको ये बताना है क्या कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको इन्वेंटरी वैल्यू करनी है। यू हैव टू वैल्यू इन्वेंटरी एज पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एज पर लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड एज पर एवरेज कॉस्ट। मुझे मालूम है कि आपको आता है, बट स्टिल आज आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे तो ज्यादा लॉजिकली क्लियर होगा। हाथ को चलाना है, जितना हाथ चलाएंगे उतना ज्यादा बातें समझ आएंगी। मैं आपके सामने इस क्वेश्चन में आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, दिस इज स्टोर लेजर। स्टोर लेजर अभी अभी बताया था, जो स्टोर लेजर और बिन कार्ड भी छोटा सा होता है, बिल्कुल स्टोर लेजर जैसा। पहली आप देखिए डेट हमने एक ही कॉलम ले लिया, फिर हमने रिसिट्स बनाई, जो मैंने लास्ट लेक्चर नंबर आपको 8 में बताया है, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। फिर इश्यूज किए, बेटे मैंने लेक्चर नंबर 9 में भी तो यही किया है। फिर मैंने बैलेंस निकाला। ठीक है सर। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस अगर आप देखें तो ओपनिंग बैलेंस पहले से ही मौजूद है, हमें पता है कि ओपनिंग बैलेंस तो होता ही है। उसमें क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस तो है ही। ये देखो मैंने 2 कलर लगाए, वो खराब ही हो गया। 10 यूनिट थे, $2 के हिसाब से 20 था, और यहां पर कुछ भी नहीं है क्योंकि ना तो रिसिट है। रिसिट का मीनिंग है आप सप्लायर से नए सामान ले रहे हैं। इशू का मतलब है इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आप कुछ नहीं कर रहे। ठीक है सर। 2 मार्च को अगर आप देखें, 2 मार्च को हमने 70 यूनिट्स बाय किए, $2.20 के हिसाब से 154। इश्यूज नहीं है तो सबसे पहले आपको स्टोर लेजर का खांचा बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें पहले रिसिट्स लिखेंगे, फिर इश्यूज लिखेंगे, फिर बैलेंस लिखेंगे। आप चेक करिए जी, 10 यूनिट ये थे और 70 यूनिट ये थे, मैंने अलग लिख दिया। 10 $2 के हिसाब से, 70 $2.20 के, $2.20 के बेसिस में। ऐसे ही हमने लास्ट लेक्चर नंबर 8 में किया था। ठीक है सर। अब चेक करिए 3 मार्च, बेटे 3 मार्च को आपने इशू किया 10 यूनिट। अब सवाल आता है कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हो, वेटेड एवरेज कर रहे हो, क्योंकि तीनों तरीके अलग अलग हैं। अच्छा, कुछ इंडस्ट्रीज में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करते हैं, कुछ में लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं। इन्फ्लेशन हो तो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करते हैं, डिफ्लेशन हो तो इन्फ्लेशन लिफो करते हैं। वो मैंने सारी बातें आपको लेक्चर नंबर 8 में बताई हैं, अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। आप ये बताइए, ये जो मैंने 40 यूनिट इशू किए, इसमें से मैं अगर मानूं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो 10 यूनिट, ये जो पहले थे, ये जो 10 यूनिट थे, ये मैं पहले इशू कर दूंगा। आप चेक कर लीजिए, ये जो 10 यूनिट है जी, ये मैं पहले इशू कर दूंगा। ये देखिए, ये जो 10 यूनिट हैं, ये मैं पहले इशू कर दूंगा $2 के हिसाब से। ये आ गया ये 40 और ये आ गया। फिर 30 यूनिट्स मैं जो बाद में रिसीव हुए उनको इशू करूंगा, दैट इज $2.20। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। मैं इसको रब कर रहा हूं जिससे कि आपको लॉजिकली ये बात समझ आ जाए। मैं पेन यूज करूंगा कि आपको समझ आए तो अच्छा लगेगा ना मेरे को। ठीक है जी। तो ये चेक करिए कि ये 10 यूनिट यहां पर इशू कर दिए और इस 70 में से ये 30 इशू कर दिए। इसका मतलब अब जो क्लोजिंग बैलेंस रहा 70 में से 30 चले गए, ये तो खत्म हो गया, 40 रहा।
और 40 किस रेट का रहा, $2.20 का, 8.88, आराम से। मैं कह रहा हूं जल्दी है ही नहीं। 4 मार्च की सुबह हुई और अचानक सप्लायर से सामान आ गया। सप्लायर कहता है खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, ये लो गुड्स, ये लो गुड्स। 50 यूनिट और आ गए, $2.30 के बेसिस पे इशू नहीं हुआ। आप हर तारीख को अलग अलग बनाएंगे स्टोर लेजर में। बैलेंस चेक करिए, 40 पहले के पड़े हुए, 50 अब आ गए। मैंने लास्ट लेक्चर में ऐसे ही कराया था बेटा। आज मैं जान के कैपलॉन बीबीबी से कराऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ जो मैंने बताया बिल्कुल ठीक बताया था। 5 मार्च को 70 यूनिट आपने इशू किए। सवाल फिर आता है कि अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करेंगे तो जो पहले मिले थे उनको पहले देंगे, जो बाद में मिले थे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बाद में इशू करेंगे। अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करूं और अपना कलर बदल दूं तो मैं ये कहूंगा कि ये 40 यूनिट पहले जाएंगे और इस 50 में से 30 जाएंगे, इसलिए इस 50 में से 20 होंगे और ये रेट होगा $2.30 का। मुश्किल नहीं है, लंबा है, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, हाथ सेट हो जाएगा। इसका मतलब मैं जब अपनी बैलेंस शीट में आऊंगा तो मैं ये शो करूंगा कि मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 20 यूनिट, 2.30 के बेसिस पे 46। नाउ इट इज टू बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट एंड द एसओएफपी, दैट इज इन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आराम से यहां चेक करिए जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां पे इन्होंने लिख भी दिया आराम से 46, ये चेक करो। वैसे इन्होंने बहुत लंबा मेथड लगाया क्लोजिंग इन्वेंट्री का, आप डायरेक्टली क्लोजिंग इन्वेंट्री चेक भी कर सकते हैं। 46 आ गया, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको बात समझ आ चुकी है। मैं आ गया इसके एडवांटेजेस और इसकी डिसएडवांटेजेस में। बड़ा इजी सा मेथड है, अच्छा मेथड है। अच्छा, जब जब मैं कहता हूँ जी डिफ्लेशन हो रहा हो तो ये ज्यादा बेटर मेथड माना गया। मान डिफ्लेशन का मतलब रेट गिर रहे हो तो एडवांटेजेस देख लेते हैं, लॉजिकल है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। आप ये बताओ ना, आप घर में जो फ्रूट्स खरीदते हो, पहले जो खरीदते हो पहले उसी को तो खत्म करते हो, फिर नए फ्रूट्स को खाते हो, या पहले नए खाते हो पुराने वाले रहने देते हो? इट मींस इट इज लॉजिकल, इट इज इजी, इट इज अप टू डेट, एक्सेप्टेबल एज पर IAS। वो हम देखेंगे F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। इश्यूज में भी आउट ऑफ डेट प्राइजेस, क्योंकि हम पहले जो मिला था क्या पता रेट अब बढ़ गया हो या कम हो गया हो। हमने सोना पहले महंगे रेट का खरीदा है, अब महंगे रेट को ही बेच रहे हैं, तो क्या पता मार्केट में रेट बड़ा कम हो गया, तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर दैट। एट टाइम्स राइजिंग प्राइसेस रिपोर्टेड प्रॉफिट्स आर हाई, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो पहले वाला सामान हमने सस्ते में खरीदा होगा और हम उसी को इशू कर रहे हैं, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। इट मींस इट विल रिजल्ट इन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। लास्ट इन फर्स्ट आउट में आ जाइए दोस्त, वही वाला क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन करेंगे और मैं रंग बदल दूंगा। आ रंग दे गुलाबी दुपट्टा, 10 यूनिट मेरे पास पड़े हुए थे, $2 के हिसाब से $20। 70 यूनिट मैंने रिसीट किए थे 2.2 के बेसिस में। अभी तक अगर आप देखें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में भी और लास्ट इन फर्स्ट आउट में भी सब कुछ सेम है, क्योंकि इशू हुआ ही नहीं। बेटे चेंजेस तब आएंगे जब आप इशू कर रहे हैं। कि इशू कहां से कर रहे हैं, पहले जो मिले थे वहां से कर रहे हैं, बाद में जो मिले थे वहां से कर रहे हैं। अब आपके 3 मार्च को रिसिट्स कुछ नहीं हुए, जैसे 2 मार्च को इशू कुछ नहीं हुआ, डैश 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 करेंगे तो ज्यादा तसल्ली रहती है। 40 हुए तो 40 अगर मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट लूं तो बेटे 70 में से ही 40 दे दूंगा। हेलो हेलो हेलो, I am following last in first out, it means I will be issuing from 70 only। ठीक है, it means ये 10 तो अभी भी पड़े हुए हैं और इसमें से 30 अभी रह गए, क्योंकि 10 तो मैंने इशू नहीं किए। आई एम फॉलोइंग लास्ट इन फर्स्ट आउट से चेक करो जी, 20, 66, 86। मुश्किल कुछ नहीं है, आपके मन का मेंटल ब्लॉक ही मुश्किल है बस। 4 मार्च आ गया जी, दोबारा से रिसिट्स आई जी। अब आप चेक करो जी, 10 यूनिट तो पहले की पड़े हुए हैं, 20 यूनिट 30 यूनिट ये वाले पड़े हुए हैं और 50 यूनिट अभी आपने लिए, इशू कुछ नहीं हुआ। अब आपके पास 3 तरह की सामान खरीदे, 3 अलग अलग रेट्स पे। अच्छा एक ही रेट हो फिर तो फिफो लगाओ, लिफो लगाओ, वेटेड एवरेज लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। बट बेटे लॉजिकली डिमांड सप्लाई से प्राइस आता है और प्राइसेस डिफर होते रहते हैं। मिल्क का प्राइस चेंज होता है, ब्रेड का प्राइस चेंज होता है, एग्स का प्राइस चेंज होता है, एसीसीएस का सैलरी चेंज होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई।
पूरी दुनिया डिमांड सप्लाई पे चल रही है तो रेट तो अलग होगा ही। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा तो मैं क्या करूंगा, अभी जब इशू आएगा तो मैं क्या करूंगा पता है, सबसे पहले यहां से इशू करूंगा, फिर सामान और इशू किया होगा तो फिर यहां से इशू होगा, फिर और सामान इशू किया होगा तो फिर यहां से इशू होगा। अभी देख लेते हैं आपने कितना इशू किया जी, 5 मार्च को 70 यूनिट, बेटे 70 यूनिट किए हैं। सबसे पहले चेक करो 70 यूनिट्स में से, मैं ये थोड़ा रबी कर दूं, पता नहीं क्या हो गया, ये 50 यूनिट, ये 50, बेटे पहले 50 में से इशू करेंगे और 20 यहां से करेंगे। चेक करते हैं, पहले 50 करेंगे, 2 रुपए 30 पैसे के ये करेंगे, और अब ये 10 यूनिट तो पहले वाले ही रह गए सबसे पहले, और ये 10 यूनिट ये वाले रह गए। ये बेटे बैलेंस, ये वैल्यू आ गई $42। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर लास्ट इन फर्स्ट आउट इज $42। इसके प्लस माइनस देख लीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत करना भाई साहब, मैंने लास्ट लेक्चर में सारा कुछ बताया है, फिर भी जान के आपको आपके सामने इलस्ट्रेशंस, टेस्ट योरसेल्फ करके समझा रहा हूं, लॉजिकली बता रहा हूं कि आपको ठीक लगे। एवरेज, बेटे हम हमेशा वेटेड एवरेज फॉलो करेंगे। आपको पता है एवरेज 2 तरह की होती है, एक होती है सिंपल एवरेज और एक होती है वेटेड एवरेज। आई विल बी ऑलवेज फॉलोइंग वेटेड एवरेज because weighted average is a better concept as compared to simple average, because वो quantity को भी units weights को भी तवज्जुह देती है। It gives importance to the weights, it gives importance to the units purchase also, so it is better if I go as per weighted average। मैं उसी एग्जांपल में आ रहा हूं, 10 यूनिट थे, रिसिट कुछ नहीं था, इशू कुछ नहीं था, ये था जी। अब देखना 70 यूनिट मैंने जब 2 मार्च को बाय किए और $2.20 के, तो मैं क्या करूंगा, अब 80 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लूंगा। 20 कैसे करते हैं जी, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो कैसे किया मैंने, 10 इंटू 2 प्लस 70 इंटू 2.20 अपॉन 10 प्लस 70 80। आप आंसर निकाल लीजिए भाई साहब, $2.18 आ रहा है। करिए ना कैलकुलेटर से, करिए ना, ऐसे ढीले ढीले बैठे हैं यार। इट मीन वेटेड एवरेज में मैं तो समझता हूं कि फीफो में से, लिफो में से, वेटेड एवरेज में से सबसे बेस्ट मेथड वेटेड एवरेज है। आप चेक करिए जी। उसके बाद 3 मार्च को रिसिट्स नहीं है, इश्यूज हैं, इश्यूज 40 यूनिट की हैं। अब कोई टेंशन ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हमें पता है किस रेट में करेंगे, तो बेटे वो कर दिया और ये आ गया जी 87। ठीक है सर। फिर रिसिट्स हुई, अब चेक करना इस बार, फिर रिसिट्स हुई 50 यूनिट, 2 रुपए 30 पैसे के, $2.30 115, और पहले सामान आ रहा है आपके पास 87। ठीक है जी, तो मैं ऐसे आपके लिए 87 प्लस 115 शॉर्टकट कर रहा हूं तो आपको जल्दी समझ आएगा। डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने थे, 50 और 40, 90 कर दीजिए। आओ, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आओ, आइए आइए मेहरबान कदरदान, 2.24। इट मींस if I calculate value of inventory as per FIFO, my answer is 45। बेटे ये तो बहुत छोटे एक इंफॉर्मेशन दिया। थिंक ऑफ कोका कोला, थिंक ऑफ पेप्सी, थिंक ऑफ हिंदुस्तान लिवर, ह्यूज डॉलर मिलियन में इन्वेंट्री है। अगर आप एक मेथड से दूसरे मेथड में शिफ्ट करते हैं, यू आर चेंजिंग योर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड यू आर चेंजिंग योर प्रॉफिट फिगर। मैनिपुलेशन हो सकती है, उसके लिए आईएफआरएस देखेंगे क्या है, यूएस गैप्स क्या है, वो बात की बात है, पर इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा पढ़ना। मुझे ऐसा लगता है कि इसी बेसिस पे आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, बिल्कुल उसी के ऊपर है। पहले उन्होंने फिफो में कहा, फिर लिफो में कहा, फिर वेटेड एवरेज में कहा, एक ही क्वेश्चन है। बैलेंस इसका ये है 300 यूनिट, फिर इशू किया, फिर रिसिट किया, फिर इशू किया, फिर रिसिट किया, फिर इशू किया। बेटे मुझे लगता है कि आप इजिली कर पाएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, लास्ट इन फर्स्ट आउट से, वेटेड एवरेज से। कुछ मुश्किल मुझे तो लगता नहीं भाई साहब, सच सच कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता भाई साहब। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लीजिए, वो तो यही कह रहा है। वैल्यू ऑफ इश्यूज, ये तो पहला तो बड़ा ही सिंपल है जी। इश्यूज ड्यूरिंग फीफो, फीफो में पहली चीज ही हम इशू करते हैं, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, देखो ये देखो 300 इंटू, अच्छा 200 इंटू 4.5, ये तो आंसर भी आ गया जी। स्टोर लेजर भी नहीं बोल रहा वो, बताओ
200 इंटू 4.5, ये आ गया जी 900। अब देखो जी 900 है क्या आंसर? बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूजिंग दिस, अच्छा पूरे मंथ का, ठीक है कर सकते हैं, मेरे को लगता है जी ज्यादा मुश्किल है नहीं साहब। मैं लास्ट कंसेप्ट में आ चुका हूं आपके चैप्टर 3 के F2 के लास्ट लॉजिक में, कि अकाउंटिंग में अकाउंट्स डिपार्टमेंट हाउ दे प्रिपेयर मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपोलो टायर के लिए, हिंदुस्तान लीवर के लिए, कोका कोला के लिए, एप्पल कंप्यूटर्स के लिए, उसकी जो इन्वेंट्री रहती है, क्या वो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए एसेट है या लायबिलिटी है? बेटे एसेट है। अच्छा मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी F3 में, क्या बताया था? कि अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने बताया था इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। और फिर मैंने बताया था आप कोई भी जर्नल एंट्री पास करने से पहले इस इक्वेशन को देखें, उसके अकॉर्डिंगली काम करें। आप पहले आराम से देखो दोस्त, आज थोड़ा सा लिखना है, हल्का सा, ज्यादा कुछ तो है भी नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लिखें। तो मैं आ गया टीचिंग सीन में और चाहता हूं कि आप लिखना स्टार्ट कर दें। बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हैं, दो तीन बातें हैं जी छोटी छोटी, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, मटेरियल इन्वेंटरी, मटेरियल कह दें, इन्वेंटरी कह दें, क्लोजिंग स्टॉक कह दें। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सारी आइटम्स बड़ी प्रीशियस हैं, बिकॉज अगर आपने इस मटेरियल, इस इन्वेंटरी, इस क्लोजिंग स्टॉक की प्रॉपरली अकाउंटिंग कर दी, तो यू विल बी शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू of your inventory and your financial results. So the point is how we maintain these inventory accounts, because it is an asset. Very simple, you know, when it increases we write down in this side and when it decreases we write down in this side. अब सोचना है कि इन्वेंटरी बढ़ती कैसे है, मटेरियल का बैलेंस कैसे बढ़ता है। भाई आप रिसीव कर रहे हो, रिसीट कर रहे हो और सप्लायर से, है ना, और तो ये बैलेंस बढ़ेगा। और अगर आप मटेरियल को इशू कर रहे हो तो बैलेंस कम होगा। गुड्स आपने रिटर्न कर दी सप्लायर को, खराब निकली, बैलेंस कम होगा। कुछ मटेरियल खराब हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया, खराब कम होगा। इट मींस द पॉइंट इज, आपको अब ये चेक करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उससे मटेरियल का बैलेंस बढ़ रहा है या उससे मटेरियल का बैलेंस कम हो रहा है। तो देखिए जी, मटेरियल इन्वेंटरी क्लोजिंग स्टॉक इज करंट एसेट्स, ऑल ट्रांजैक्शंस इन रिलेशन टू मटेरियल। पहली बात, हम मटेरियल अकाउंट जब बनाएंगे या इन्वेंटरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सिंपल सी बात है, रामलाल अकाउंट बनाओगे तो सारी ट्रांजैक्शन तो रामलाल से रिलेटेड ही रामलाल अकाउंट में आएंगी। कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इट मींस ऑल कैश ट्रांजैक्शंस विल अपीयर इन कैश अकाउंट। Similarly, when I prepare an inventory account, all items related to inventory will appear in material account. And when by any transaction my balance of inventory increases, I will write on the debit side. And when by any transaction my balance of inventory decreases, I will write on this side. ऐसे ही करेंगे और क्या। आप चेक करिए, all transactions in relation to material are recorded in material inventory account. All transactions in relation to material, all transactions in relation to material, all transactions in relation to material are recorded in material inventory account. ठीक है सर, मैंने एक बड़ा छोटा सा फॉर्मेट प्रिपेयर किया है। मैंने इस फॉर्मेट में ही लिखा कि अगर आपकी इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ रहा है ड्यू टू एनी, आपको वो सोचना है कि जो भी आइटम आपको दी, जो भी ट्रांजैक्शन गिवन है, क्या उससे मेरा इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इस साइड में लिख देंगे, कम हो रहा है तो इस साइड में लिख देंगे, कोई रेक्टिफिकेशन करनी नहीं यार। अच्छा बैलेंस बढ़ेगा कैसे कैसे, बड़ी सारी हो सकती है, मैंने दो तीन एग्जांपल्स लिखे हैं। जब आप परचेज करेंगे सप्लायर से, रिसिट्स करेंगे। अच्छा जब आप स्टोर्स में रिटर्न हो जाएगा, जैसे आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया एज अ स्टोर्स डिपार्टमेंट, अब स्टोर्स वालों को उन्होंने वापस कर दिया, कोई सामान बच गया, तो जब जब स्टोर के मटेरियल का बैलेंस बढ़ेगा आप डेबिट साइड में या इस साइड में दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और जब जब बैलेंस कम होगा यू विल शो इन द राइट हैंड साइड। सो आप लिखेंगे इश्यूज इन द प्रोडक्शन एंड रिटर्न्स टू सप्लायर्स, issue to production and issue to production department and return to supplier। आराम से
मैंने कहा ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। फॉर्मेट ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, आप जब यहां दिखाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इट इज इंक्रीज इन इन्वेंट्री, परचेजेस, रिटर्न टू स्टोर्स। अब ये आइटम याद नहीं करनी, अभी और भी आएंगी, मैं दिखाऊंगा आप, है ना, तो कोई घबराना नहीं है, मैं आपको वही लेके जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। ले लो जी, अब इसमें बड़ी सारी आइटम्स लिखी है इन्होंने, मैं भी एक इलस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, उसी से समझ आ जाएगा। डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट गुड्स। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 10, आप एक बार देखिए इन्होंने डेबिट साइड में क्या क्या लिखा है। क्या ये जो भी ट्रांजैक्शंस यहां लिखी हैं, क्या उससे इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ता है, और क्या जो भी ट्रांजैक्शंस उन्होंने यहां पे लिखी हैं क्या कम होता है, इसको चेक करना है बस आज। ओपनिंग बैलेंस, यस बैलेंस बढ़ता है, ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस ठीक है। आपने गुड्स इशू की, वर्क इन प्रोग्रेस, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट, इसको देखेंगे अभी। एक्चुअली में कुछ बातें मैंने वो ओवरहेड्स की बतानी है, उसके बाद उसको देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मोटा मोटी आपको एक बात समझ आ गई कि व्हाट आई हाउ वी प्रिपेयर मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, ठीक है जी। मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को कैसे बनाते हैं उसको देखा आपने, और फिर हमने आज टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस देखे, फीफो देखा, लिफो देखा, वेटेड एवरेज देखा। बेटे 9 लेक्चर्स में मैंने जान डाल दिया अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स के अंदर, कुछ मैंने कॉपी पेस्ट किया कि आपको लॉजिकली ज्यादा समझ आए यार। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।